मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अपने कोचिंग का नाम है ABEH कोचिंग क्लासेस। ABEH कोचिंग क्लासेस। आप लोग को जो भी डाउट हो कमेंट करें, अगर उससे नहीं होता तो 6387870458 पर कॉल करें, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। तो क्या है इसमें? आइए देखते हैं। यह वह परिवर्तन है जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो भौतिक अवस्था क्या होता है? तो भौतिक अवस्था जैसे हो गया उसकी आकृति, आकार और रंग, इस सभी में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके क्या होता है? कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे है, मान लें कोई सेब है, उसको बीच से काट दें, सेब तो सेब ही रहेगा, लेकिन सेब तो सेब ही रहेगा, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो हो जा रहा है, लेकिन उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए आगे देखते हैं। जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस भी नहीं लाया जा सकता। विपरीत क्रिया द्वारा इन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे कि अभी बताए थे, सेब काटेंगे तो काटने के बाद वो तो आधा हो जाएगा, उसको तो दोबारा जोड़ नहीं सकते। तो उसको इसमें बताया है कि उसको दोबारा लाया नहीं जा सकता। जैसे कि है शक्कर, नमक। कोई शक्कर है, शक्कर को जब पानी में घोलेंगे तो घोलने के बाद उसको तो वापस फिर शक्कर बना नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, इसमें यही बताया है कि लाया नहीं जा सकता, उसके विपरीत क्रिया द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। और क्या है? नमक। जैसे नमक है, नमक को भी पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? वो दोबारा नहीं ला पाएंगे उसे। तो यही है। आगे देखिए, जैसे बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना, कोई बल्ब है वो जल रही है, बुझ रही है, उसी को क्या कहेंगे? बिजली के बल्ब का प्रकाशित होना। फिर बुझना है आदि, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन। अर्थात इसके आगे बताया क्या? भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। अवस्था वही है, भौतिक अवस्था, रंग, आकृति, इन्हीं सब में परिवर्तन होता है। और आगे क्या है? संगठन और भार में रासायनिक गुण का परिवर्तन नहीं होता। इसके संगठन और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। तो क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ, इसमें क्या है? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उसके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जा रहा है। भौतिक अवस्था में क्या था? तो उसमें क्या था कि उसके भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता था और कुल द्रव्यमान संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है? इसके भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होगा, साथ साथ इसके क्या होगा? संगठन और भार में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें यही बताया है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे क्या है? इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आगे दिया जैसे रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। क्या? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है।
इनमें एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। भौतिक अवस्था में क्या था, उसमें मतलब जैसे हम बीच से सेब काट देते थे तो सेब ही रहेगा ना, तो वही है, इसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, उसमें नया पदार्थ नहीं बनता था। आगे क्या है, जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थ के, मतलब क्या है, जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थ के संगठनों से बिल्कुल भिन्न होता था। और आगे जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही में बनना, मतलब इसमें क्या है, दूध का दही में बनना। जब हम दूध को दही में परिवर्तित कर देंगे, लेकिन हम दही को फिर से दूध में नहीं बदल सकते ना, तो यही है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, जब एक या अनेक पदार्थ, क्या है, जब एक या अनेक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब इसमें क्या है, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कहने का मतलब है कि कोई हम पदार्थ ले लिए, उनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा। इसी को क्या कहेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। तो आगे देखिए, जैसे इसमें दिया है, नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर सूंघिए। मतलब उसमें क्या आता है, आप तीक्ष्ण गंध का अनुभव करते हैं। मतलब क्या है, इसमें बताया, नौसादर को चूने के साथ अंगूठे पर रगड़कर उसको सूंघेंगे तो उसमें से क्या आएगा, तीक्ष्ण गंध आएगा। उसमें से क्या आएगा, तीक्ष्ण गंध, जो कि क्या होता है, अमोनिया की गंध। क्या होता है, अमोनिया की गंध। मतलब जो उसमें से गंध आएगा वो किस चीज का आएगा, तो अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र देखो यहाँ पर, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का NH3 होता है। अमोनियम का देखो, अमोनियम अमोनियम का क्या होगा, NH4। क्या होगा, NH4। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अमोनिया का सूत्र और अमोनियम का सूत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो, अमोनिया में क्या है, NH3 होगा, और अमोनियम में क्या होगा, NH4। और जब हम वो क्या बोलेंगे, नौसादर का सूत्र क्या होता है, तो देखिए, नौसादर, जब हम इसमें देखो यहाँ पर इसका सूत्र होता है NH4Cl। नौसादर का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। तो आगे हम देखते हैं, मतलब इसमें क्या था कि जब हम नौसादर पर चूना रगड़ कर मतलब उसको सूंघते हैं तो उसमें तीक्ष्ण गंध आता है। तो उसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया है, क्या, NH4Cl। और क्या बोला है, चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO। क्या होता है चूना का, CaO। ये क्या है, ये चूने का सूत्र है। तो जब हम इसमें चूना मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो इस पर देखिए, NH4 पर प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, NH4 पर प्लस चार्ज होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस चार्ज। इसी तरह हम CaO में देखेंगे तो Ca में क्या होता है, प्लस चार्ज, और O में क्या होता है, माइनस चार्ज। जो प्लस है वो किसके साथ, माइनस के साथ जुड़ेगा, जो माइनस है वो किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ। तो यहाँ पर देखिए, ये इतना NH4 किसके साथ जुड़ेगा, NH4। तो NH4 किसके साथ जुड़ेगा, O के
के साथ, मतलब कि इसमें क्या बनाएगा, NH4 है और ये Cl है। अगर हम इसको मान लें तोड़ दे रहे हैं इसको, तो ये NH3 बन जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन बचा है और एक Cl, तो क्या होगा, हो जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। अब जो ये है ये तो माइनस वैसे भी है और ये क्या है, प्लस है, जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, Ca पर कितना होता है +2 चार्ज और Cl पर कितना होता है -1 चार्ज। तो क्या होगा, जब इसमें सूत्र बनाते हैं तो इसमें तिरछा गुणन करते हैं, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर Ca होगा और इसमें करेंगे Cl2, तो क्या बनेगा, CaCl2। इसमें क्या बनेगा, CaCl2। और फिर क्या बनेगा, अब यहाँ पर देखो H है और ये O है, मतलब ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर मान लें यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे मान लें यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। जब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए आइए, इस पर +1 चार्ज होता है, उस पर -2, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो क्या बनेगा, H2O। H2O क्या है, तो ये जल है, क्या जल, तो यहाँ H2O बन जाएगा। और लास्ट में क्या बच गया, अभी बताए थे आप लोगों को, लास्ट में यहाँ NH3 बच गया, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, NH3। मतलब ये जो अभी अभिक्रिया लिखे ये एक प्रकार से संतुलित नहीं असंतुलित है, तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसके पहले अभी हम इतना जानते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए इसके आगे 2 लग गया है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और इसमें देखो इस तरफ तो आगे कितना 2 लग गया है, इसमें भी 2 लगा दीजिए। आगे अभी हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो अभी इतना ही समझे, आगे देखते हैं। तो एक बार फिर समझाएं, तो इसमें क्या है, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में, मतलब इसमें क्या है, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें यही है, जैसे हम यहाँ पर बनाए थे किसका, NH4Cl में CaO को जोड़े थे तो क्या बना था, CaCl2 बना था, H2O बना था और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। अभी बताए थे NH3 को अमोनिया बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आ गया CaCl2, तो Ca क्या है, कैल्शियम, और वो क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन तो पढ़ेंगे नहीं, आयन में पढ़ेंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। किसका सूत्र है, कैल्शियम क्लोराइड का, तो यहाँ पर ये किसका सूत्र हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ किसका बन गया, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र। तो आगे हम देखते हैं इसके आगे रासायनिक समीकरण। आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। मतलब कि ये है रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या है। तो इसमें देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब रासायनिक समीकरण को बता रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या है, अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा, जो उत्पाद है उसको प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। अब जान लेते हैं हम कि अभिकारक किसे बोलते हैं और
और उत्पाद किसे बोलते हैं। तो अभिकारक किसे बोलते हैं, तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। किसे अभिकारक बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे। और उत्पाद किसे बोलेंगे, तो आइए देखते हैं। अभिक्रिया के बाद के पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, मतलब अभिक्रिया के बाद के पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, तो उत्पाद बोलेंगे। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें दिया है उदाहरण, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, इसमें क्या है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इसमें दिया है मैग्नीशियम और क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। और ऑक्सीजन, आइए हम देखते हैं कि कब हम O लिखते हैं, कब उस पर चार्ज लिखते हैं, कब O2 लिखते हैं। तो देखिए, जब हमसे बोल दे तत्व बोल दे तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। क्या लिखेंगे, O। जब बोल दे आयन, जब बोल दे आयन, तो आयन में क्या होता है, उस पर प्लस या माइनस चार्ज लग जाता है। क्या, प्लस या माइनस चार्ज लग जाता है। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज लगेगा, -2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आता है, तो इसके बाह्य कोश में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने, देखो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का होता है 8, तो करेंगे 2 6, लास्ट में कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन। और इसकी संयोजकता किससे निकालते हैं, तो जब 1 से 4 तक, मतलब कि जैसे हम निकालें तो जब लास्ट में 1 से 4 तक हो तो उसकी संयोजकता वही होती है जब 4 से ज़्यादा, जब 4 से ज़्यादा, जैसे मान लें 5 6 7 8, सिर्फ 8 तक होता है तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 8 माइनस n, ये क्या है, एक सूत्र है। तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे 8 से। n क्या है जो अभी हम निकालें, यहाँ पर 6 ही क्या है, n है। तो 8 में से हम घटा देंगे कितना, 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो यही है आयन। आयन पर क्या होता है, इस पर चार्ज लगता है माइनस प्लस, तो इसमें क्या लगेगा, -2 चार्ज। और जैसे बोल दे गैस, गैस बोल दे तो उस पर क्या लगेगा, O2 लग जाता है। हाइड्रोजन गैस बोल दे तो H2 लग जाता है। नाइट्रोजन गैस बोल दे तो N2 लग जाता है। तो यहाँ हम जैसे ऑक्सीजन गैस लिख रहे हैं तो यहाँ पर O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन लिखेंगे तो H2 हो जाएगा, नाइट्रोजन लिखेंगे तो N2 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, गैस है। और जिस पर चार्ज लग जाए प्लस या माइनस वो क्या होगा, आयन होगा। जिस पर कुछ ना लगा हो वो क्या होगा, तत्व होगा। तो यहाँ पर लास्ट में है तो यहाँ पर O2 लगेगा, इसके आगे गैस होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस, तो इसमें क्या होगा, O2। तो आगे क्या दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का देखेंगे, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। क्या होता है मैग्नीशियम का, Mg। Mg पर कितना चार्ज होता है, तो +2 होता है। Mg पर कितना होता है, +2। और ऑक्साइड का क्या होता है, O पर क्या होता है, -2 चार्ज। अभी बताए थे ऑक्साइड पर -2 चार्ज लगेगा, मतलब इसके आगे माइनस लग जाएगा, -2 चार्ज होगा। तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें। यहाँ पर देखिए जब हम सूत्र बनाते हैं तो हम प्लस माइनस को नहीं जोड़ते, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg2, Mg2 और इसमें गुणा करेंगे तो O2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, MgO। क्या बचेगा, MgO। तो यहाँ कितना लिख देंगे,
MgO। तो यही क्या बन गया, मतलब यही क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर अभी बताए थे, मतलब इतने को हम क्या बोलेंगे, मतलब इतने को हम अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक, अभिकारक। और लास्ट वाले को मतलब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको उत्पाद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो बस यही है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, और उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। यही क्या है, रासायनिक समीकरण। तो आगे देखते हैं हम, आगे अब क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे क्या, तो आइए देखते हैं, रासायनिक समीकरण के बाईं ओर, मतलब क्या इसमें बोला है, रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर, मतलब कि इस तरफ भी जैसे हम लिखे थे अभी Mg+O2 गिब्स क्या बनाए थे, MgO ये लिखे थे। तो इसमें यही बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर, मतलब दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के, मतलब ये प्रत्येक तत्व, जैसे Mg हो गया तो ये एक तत्व हो गया, और O हो गया तो ये भी तत्व हो गया एक। तो Mg एक तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। जैसे हम दे दे यहाँ पर क्या, Ca, तो यहाँ पर C अलग नहीं होगा, C अलग हो जाएगा A, ऐसा नहीं होगा, मतलब ये एक पूरा तत्व ही है। जैसे हम और दूसरा लिख दें C और O, तो ये यहाँ पर देखिए ये एक तत्व नहीं, इसमें कितने, दो तत्व हैं। कितने हैं, दो तत्व, एक तो हो गया कार्बन और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कोबाल्ट। क्या बोलते हैं, मतलब ये एक हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन। अभी हम इसको क्या लिख दें, C और O। तो ये किसका, मतलब C और O, मतलब ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। जब दोनों कैपिटल रहेगा तो ये एक अलग तत्व है, वो एक अलग तत्व है। मगर इसमें देखिए सिर्फ एक कैपिटल है और एक स्मॉल, तो मतलब ये पूरा ही क्या हो गया, एक तत्व। तो ये किसका किसका है तत्व, मतलब ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है। और वो एक अलग है, वो कार्बन है, वो ऑक्सीजन है। ये भी एक क्या है, ये कैल्शियम है। ये क्या है, कैल्शियम। तो इसमें क्या है, बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, मतलब तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या है, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। आगे देखिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक, मतलब इसमें क्या है, कोई द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही उत्पन्न। मतलब इसमें क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में न तो कोई परमाणु उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे देखिए, और ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। अतः हमें समीकरण फर्स्ट, मतलब ये क्या हो गया, समीकरण ये इतना, ये फर्स्ट हो गया। इसमें यही बोला है, समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसमें यही बोला, जैसे आगे देखेंगे हम यहाँ पर, मतलब नंबर 1 पर बताया है, सर्वप्रथम हम यह सोचेंगे कि एक अणु ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, मतलब कि एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। अगर वो यहीं पर जैसे लिख दिया O3, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 3 हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा, 3।
यही बोला है। तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु ऑक्सीजन है जो 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी बताए थे Mg पर +2 होता है और ऑक्सीजन पर -2, इससे ये कट जाएगा तो सिर्फ क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आगे देखते हैं, अब दूसरा देखेंगे, जब 2 अणुओं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु के 2 परमाणु आवश्यक हैं, इसलिए क्या बनाएगा 2Mg और O2, फिर आगे 2MgO। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए Mg, तो यहाँ पर Mg इसमें देखिए अभिकारक तक देखेंगे तो इसमें Mg कितना है, सिर्फ 1 है। इसमें Mg कितना है, सिर्फ 1 है। अब जब प्लस आ जाता है तो वो दूसरा ब्रैकेट हो जाता है, जब प्लस हो जाता है तो वो एक अलग ब्रैकेट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम अलग ब्रैकेट में होगा और ऑक्सीजन अलग ब्रैकेट में। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2। इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अब देखेंगे अभिकारक के उस पार, अभिकारक के उस पार देखेंगे तो इसमें Mg कितना है, 1। मतलब इसको अलग नहीं लिखेंगे, मतलब ये साथ में ही है ना, MgO साथ में है। अगर प्लस हो जाता तो वो अलग ब्रैकेट हो जाता, मगर यहाँ पर एक साथ लिखा गया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक साथ ही। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, 1। ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, ये एक अलग ब्रैकेट, मतलब ये पूरे में आ गया। तो इसमें Mg कितना है, 1। इसमें Mg कितना है, 1, और इसमें Mg कितना है, 1। इसमें Mg 1 है, इसमें Mg 1 है। मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। क्या है, ये दोनों बराबर हैं। और इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसमें हम किससे गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, मतलब इसमें 2 है तो हम ऑफकोर्स इसमें भी कितना करेंगे, 2 से। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो इसमें करेंगे तो Mg कितना हो जाएगा, Mg 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, इसमें 2 है और इसमें मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो अब हम किससे गुणा करेंगे, मतलब इसमें तो 2 हो गया और इसमें 1 है, तो हम इसमें किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसलिए आगे 2 लिख उठा, और इसमें भी हम किसी से नहीं गुणा करें, तो इसमें हम उसको वैसे के वैसे लिखेंगे। अब MgO में किससे गुणा करें, 2 से, तो आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। बस यही है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें भी है, निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण को संतुलित करिए। तो हम जैसे पहला देखेंगे, ये इतना, ये पहला देखेंगे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो आइए हम देखते हैं, सिर्फ पहले हम किसको, इतने को देखेंगे, सिर्फ अभिकारक तक देखेंगे। तो अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 1 है, तो कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। N कितना है, 1 है, तो यहाँ N कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है इसमें, तो ऑक्सीजन कितना है, 3, तो ऑक्सीजन इसमें कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखिए इसी को हम नीचे लिखते हैं, मतलब Ca कितना है इसमें, 1 है। अब यहाँ देखिए OH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर OH का मतलब एक बार 2 का ऑक्सीजन में गुणा होगा, एक बार 2 का हाइड्रोजन में होगा। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा, और हाइड्रोजन भी कितना होगा, 2 होगा। ये एक अलग ब्रैकेट हो गया। अब देखेंगे उत्पाद में, यहाँ पर Ca कितना है, 1 है। अब इसमें भी उसी तरह होगा, मतलब एक बार 2 का इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें होगा, मतलब यहाँ पर N कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
N 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन पहले से ही 3 था, जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये एक अलग ब्रैकेट हो गया। अब देखेंगे यस इसमें कितना है, प्लस हो गया तो वो दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। तो अब आए इसको संतुलित करते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है 1 है। तो अब इसमें देखेंगे अभिकारक में हाइड्रोजन 1 है, अब उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो इसमें 2 है। तो हम इसमें किससे पहले करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। मतलब जब 2 से करेंगे तो 2 का तीनों में करेंगे, किसमें 2 का तीनों में गुणा करेंगे। तो कितना होगा हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इसमें कितना है 1 है, सिर्फ अभी इसमें हाइड्रोजन 1 है और हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो कितना होगा यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन भी 1 है, इसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं 2 से, तो नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखिए इसमें कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें 3 है, तो हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। इसमें देख लिए। अब यहाँ पर देखिए अभी हम इसमें ही देखेंगे ये इतना, इसमें देखो हाइड्रोजन इसमें भी ऊपर वाले में भी 2 है और नीचे वाले में भी 2 है, तो 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन मतलब